रहमानिर्रहीम। सर जी, आज का हमारा प्लान है चैप्टर नंबर 6, 10 और फिर 9, यानी पहले प्रॉपर्टी करेंगे, फिर अदर सोर्स करेंगे और फिर कैपिटल गेन करेंगे। अच्छा, आसान एरिया है मगर बहुत फ्रीक्वेंटली इस दो हेड्स को मिला के या एट टाइम 3 हेड्स को मिला के, इन्हीं 3 हेड्स को मिला के वो एक सवाल बना रहा है। नॉर्मली 8 से 10 मार्क्स का होता है। मेरे मुताबिक पुराने दौर में चूंकि सैलरी का 20 नंबर का सवाल आता था, आज जितनी वेटेज सैलरी की है कम से कम उतनी वेटेज इन तीनों हेड्स की मिला के जरूर है, ज्यादा ही होगी। पॉइंट समझ आ रहा है? और आसान एरिया, मुश्किल नहीं है। सर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आपके जहन में अगर ये बात आता है कि प्रॉपर्टी को बेच कर को पैसे कमाएं, तो सर वो गलत है। प्रॉपर्टी को बेच के नहीं, प्रॉपर्टी को किराए पर देकर जो पैसे कमाएं वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, और वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स होता है। अब सवाल ये कि सर किराया या रेंट से क्या मुराद है? अगर आपने अपनी लैंड या बिल्डिंग को किराए पर दिया हुआ है, अगर लैंड या बिल्डिंग को किराए पर दिया हुआ है, लैंड को किराए पर दिया हुआ है या बिल्डिंग को किराए पर दिया हुआ है, उसके बदले में जो पैसा ले रहे हैं वो रेंट है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे ये चीज़ है कि बाज़ औक़ात आपने किसी को वो जगह दी होती है, घर की चाबी दे दी है, वो बंदा घर शिफ्ट नहीं हुआ, तो क्या आप फिर भी किराया लेंगे? ये जो किराया होता है ये राइट टू यूज के अगेंस्ट होता है। ये जो किराया होता है ये राइट टू यूज के अगेंस्ट होता है। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मुराद है रेंटल इनकम, सिवाय उस इनकम के जो एग्जेम्प्ट है। दूसरा, इनकम फ्रॉम सैलरी तो एक्रूअल बेस पर टैक्स नहीं होती, रिसीट बेस पर टैक्स होती है, लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्रूअल बेस पर टैक्स होती है। तीसरा, रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग एज कंसिडरेशन फॉर यूज और ऑक्यूपेशन, और द राइट टू यूज और ऑक्यूपाई द लैंड और बिल्डिंग एंड इंक्लूड्स एनी फॉरफिटेड। आपने रेंट से मुराद वही है जो आपने किसी बंदे को अपनी जगह दी और उसके बदले में जो किराया लिया। अच्छा, इसमें क्या चीज शामिल है? फॉरफिटेड डिपॉजिट भी शामिल है। अब फॉरफिटेड डिपॉजिट क्या होता है? जब आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो आप पहले बयाना देते हैं। ये बयाना जो आप किसी को देते हैं, अगर ये बाद में पेमेंट ना कर सके तो ये बयाना जब्त हो जाता है। बयाना जब्त करने वाला, जिसने बयाना जब्त किया है, उसके लिए वो इनकम होती है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में जाती है। सर, यहाँ पे 2-3 बातें कीमती हैं। एक तो ये कि फॉरफीट करे डिपॉजिट को, यानी बयाना जब्त करे। दूसरा ये कि कॉन्ट्रैक्ट हो किसका? सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग का। अगर ये दोनों चीज़ें पूरी हो जाएं, यानी अगर वो कहे कि आपने एक जगह किराए पर लेनी थी और उसके लिए आपने 10 लाख बयाना दिया था और वो बयाना जब्त हो गया है, तो सर उस पर ये वाला रूल नहीं लगेगा। सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग के लिए जो बयाना दिया हो वो जब्त हो जाए तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में आता है। और सर समझ आ गया? मकान बेचना था, उसके वाले से बयाना लिया हुआ था और वो जब्त हो गया था, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में आता है। सर जी, किराया था 50,000 पर मंथ, 6 पूरा साल किराए पर रहा, पूरा साल वो जगह किराए पर रही, पूरा साल वो जगह किराए पर रही, तो कितना किराया हो गया? 6 लाख रुपए एक्रूअल बेसिस पर। रिसीव्ड रेंट ऑफ 9 मंथ्स। सर जी, आपको वसूल 9 माह का किराया हुआ है, लेकिन रिसीवेबल कितना है? वो 12 माह का किराया है। रिसीवेबल रेंट ऑफ 12 मंथ्स जो है वो ये एक्रूअल बेस पर टैक्स होगा और वो रिसीट बेस पर टैक्स होगा। आपको पता है कि एक्रूअल बेस पर टैक्स होना है और रिसीट बेस पर टैक्स नहीं होना। अगला महीना आ गया, किराया वसूल हुआ है 12 महीने का, किराया कमाया है 12 महीने का, वसूल हुआ है 15 महीने का। जी, एक्रूअल या रिसीट? एक्रूअल बेस पर टैक्स। सर समझ रहे हैं? लो सर,
आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन में अगली बात यह है कि एक्चुअल या फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर उस अमाउंट पे टैक्स होती है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में किराया किस अमाउंट पे टैक्स होता है? एक्चुअल या फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेल्फ हायरिंग वेयर एक्चुअल रेंट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। वो कहता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेल्फ हायरिंग। हाँ सेल्फ हायरिंग, भाई इसको चार्जिंग पे लगाइएगा। एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेल्फ हायरिंग वेयर एक्चुअल रेंट इज चार्जेबल टू टैक्स। सबसे पहली बात असूल क्या है? एक्चुअल या फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर आपने लेना है। एक्चुअल या फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर आपने लेना है। हाँ अगर सेल्फ हायरिंग का केस हो तो आपने हायर नहीं लेना बल्कि आपने एक्चुअल लेना है। कल मैंने ये वाली बात आपको बताई थी सेल्फ हायरिंग क्या होती है। आज अगली बात सुन लो। सेल्फ हायरिंग का केस हो तो आपको दो फायदे हो रहे होते हैं। एक तो अकोमोडेशन का बेनिफिट मिल रहा होता है जो इनकम फ्रॉम सैलरी के एड में टैक्स होता है, और एक किराया मिल रहा होता है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के एड में टैक्स होता है। एक अकोमोडेशन मिल रहा है जो सैलरी के हेड में टैक्स है, और एक किराया मिल रहा है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स होता है। अब इस केस में जब आपको किराया मिल रहा होता है सेल्फ हायरिंग के केस में, तो उस केस में एक्चुअल और फेयर मार्केट में से हायर वाला रूल अप्लाई नहीं होता। यहां पे सिर्फ एक्चुअल जो होता है उस पर टैक्स लगता है। सर जी ये सेल्फ हायरिंग की बात थी, ये भी आपके साथ कर ली। अब अगली बात सुने। अगली बात यह है, अगर बिल्डिंग के साथ प्लांट एंड मशीनरी किराए पर दिया हुआ है तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, बल्कि अगर बिल्डिंग के साथ यूटिलिटीज एमेनिटीज किराए पे दी हुई है तो भी ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, बल्कि अगर आपने किराए पर जगह लेके आगे किराए पर दी हुई है तो भी ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, बल्कि यानी किराए पर जगह लेकर आगे किराए पर दे दी तो ये भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा। चौथी बात, अगर आपने कोई जमीन किराए पर ली, उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके वो बिल्डिंग किराए पर दे दी। सर अगर आपने, वो कहता है अगर किराएदार अपनी आप से जमीन किराए पर लेकर अपना पैसा लगाकर उस पर बिल्डिंग खड़ी कर दे, इस केस में वो तो आपको जमीन का किराया दे रहा होगा। इसको कहते हैं ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। तो चार बातें देखने में प्रॉपर्टी की लगती हैं लेकिन है नहीं। बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी प्रॉपर्टी है, अदर सोर्स नहीं है। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं है, अदर सोर्स है। ठीक हो गया। बिल्डिंग विद यूटिलिटी एमेनिटी प्रॉपर्टी नहीं है, अदर सोर्स है। सर अगर आपने सब लीज किया है तो भी प्रॉपर्टी नहीं है, अदर सोर्स है। और चौथा ग्राउंड रेंट, आपने जमीन किराए पर दी, उस किराएदार ने आगे बिल्डिंग बनाकर उसमें काम शुरू कर दिया और आपको जमीन का किराया दे रहा है, तो वो क्या होगा? वो ग्राउंड रेंट कहलाएगा और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। सर जी ये चार बातें थी, ये चारों बातें कर ली। अच्छा जी, इनकम ऑफ जॉइंट ओनर। अच्छा अब अगर एक प्रॉपर्टी के मालिक एक से ज्यादा हैं तो उन्हें कहते हैं जॉइंट ओनर। देखा यह जाता है कि अगर कोई जॉइंट ओनर हो, सेक्शन 66 है, अगर कोई जॉइंट ओनर हो तो जो हिस्सा उनको मिल रहा है शेयर असर्टेनेबल है या नहीं है। क्या आपको ये पता है कि कितने फीसद मालिक कौन है और कितने फीसद कौन है? अगर तो जॉइंट ओनर है और शेयर असर्टेनेबल नहीं है तो नेट रेंटल इनकम तकसीम हो जाएगी जॉइंट ओनर्स में। यानी नेट रेंटल इनकम का मतलब है किराए में से खर्चे निकालने के बाद तकसीम हो जाएगी किसमें? जॉइंट ओनर में। शेयर असर्टेनेबल है, 40% ए को मिलना है, 60% बी को मिलना है। 8 लाख रुपया खर्चे निकालने के बाद किराया है तो उसका 40% 3,20,000 ए को मिलेगा और 4,80,000 बी को मिलेगा। और ए और बी की टैक्स इनकम में शामिल होगा और उस पर वो टैक्स खुद लगाएंगे। सर शेयर असर्टेनेबल हो तो
और अगर शेयर असर्टेनेबल नहीं है तो रेंटल इनकम में से खर्चे लेस करेंगे, फिर टैक्स लेस करेंगे, रेंटल इनकम में से खर्चे लेस करेंगे, फिर टैक्स भी लेस कर देंगे। रेंटल इनकम में से खर्चे लेस करेंगे, फिर टैक्स भी लेस कर देंगे। फिर जो अमाउंट आएगी उसे तकसीम किया जाएगा, फिर जो अमाउंट आएगी उसे तकसीम किया जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स। यहाँ पर टैक्स निकालने के बाद जो अमाउंट तकसीम की जाएगी बिटवीन द पार्टनर, जब पार्टनर को ये वाले पैसे मिलेंगे तो उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। अगर शेयर सर्टेनेबल होता तो इनको जो पैसे मिलते उस पर टैक्स लगता, लेकिन अगर शेयर सर्टेनेबल ना होता तो इनको जो पैसे मिलते वो टैक्स लगने के बाद मिलता, और जब टैक्स लगने के बाद इनको पैसे मिलते तो उस पर टैक्स नहीं लगता। सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से खर्चे माइनस होते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, सेलेक्टेड खर्चे माइनस होते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से सेलेक्टेड खर्चे माइनस होते हैं। कौन कौन से खर्चे? सबसे पहला माइनस होगा रिपेयर अलाउंस। सबसे पहले कौन सा खर्चा माइनस होगा? चाहे बताया हुआ है चाहे नहीं बताया हुआ, 1/5 ऑफ रेंट रिलेटेड टू बिल्डिंग माइनस होना। चाहे बताया हुआ है चाहे नहीं बताया हुआ। सर एग्जांपल लीजिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का किराया 10 लाख, रिपेयर हुआ है 4 लाख, क्या 4 लाख माइनस होगा? 20% माइनस होगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का किराया 10 लाख, रिपेयर हुआ है 1 लाख, क्या 1 लाख माइनस होगा? 20% माइनस होगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का किराया 10 लाख, रिपेयर के बारे में कुछ नहीं बताया, फिर भी 20% माइनस होगा। शर्त क्या है? किराया बिल्डिंग का हो, प्रॉपर्टी नहीं, बिल्डिंग का। चूंकि प्रॉपर्टी में लैंड भी आ जाती है, लैंड के किराए का 20% माइनस नहीं होना, बिल्डिंग के किराए का 20% माइनस होना है। पास पेपर में ये वाली बात कई बार उसने हरकत की है। क्या किया उसने? आपको फॉरफिटेड डिपॉजिट के बारे में बता दिया। तो गौर से देखो, ये फॉरफिटेड डिपॉजिट लैंड का है या बिल्डिंग का है? चूंकि अगर ये बिल्डिंग का फॉरफिटेड डिपॉजिट है तो उसका भी 20% माइनस होना है, लेकिन अगर ये फॉरफिटेड डिपॉजिट लैंड का है तो उसका 20% माइनस नहीं होना। पास पेपर में उसने ये वाली बात काफी बार पूछी। सर जी, डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, पहला ही बता दिया आपको रिपेयर, दूसरा बता दिया इंश्योरेंस। गौर करो, इंश्योरेंस के साथ भी उसने क्या लिखा हुआ है? बिल्डिंग। तीसरा बता दिया प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस, ये सारे खर्चे माइनस होने। चौथा बता दिया इंटरेस्ट ऑन लोन। सर जी, अगर आपने बैंक से लोन लिया और उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो भी इनकम में से माइनस होना है। और दूसरे नंबर पे, यानी आपने प्रॉपर्टी ली है 10 लाख रुपए की, आपके पास कैश था, प्रॉपर्टी ली है 10 मिलियन की, आपके पास कैश था 8 मिलियन, आपने लोन लिया 2 मिलियन का, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 10% के हिसाब से 2 लाख, तो भाई ये वाला 2 लाख माइनस करने की इजाजत होगी। सर समझ आ रहा है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से। अगली बात सुनो, शेयर ऑफ रेंट। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी 10 लाख की, आपके पास कैश था इतना, आपने लिया 2 लाख, आपने उसके साथ तय किया मैं तुम्हें इंटरेस्ट नहीं, अगर आपने कहा मैं तुम्हें शेयर ऑफ रेंट दूंगा, अब आप यहां में उससे तय करते हैं मैं तुम्हें शेयर ऑफ रेंट दूंगा। थोड़ा सा इसको भी ठीक करना है। यहां पर लिख दें शेयर ऑफ रेंट। शेयर ऑफ रेंट, लेट्स से शेयर ऑफ रेंट 2 लाख ही है, तो ये 2 लाख किराए में से माइनस करने की इजाजत हो। बातों का वो कह देते हैं एप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हो गई 2 मिलियन से, तो इसका भी 20% जो बनेगा, फॉर एग्जांपल 4 लाख, ये भी माइनस करने की इजाजत होगी। अगर शेयर ऑफ रेंट हो तो भी माइनस करने की इजाजत होगी। लो सर, लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस टू डिफेंड टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी और एनी सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी, एनी अदर एक्सपेंस related to administration, collection charges not exceeding 4% of chargeable rent,
पेड और पेबल होनली फॉर द पर्पज ऑफ डिराइविंग चार्जेबल रेंट। वो कहते हैं एनी अदर एक्सपेंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन या कलेक्शन चार्जेस नॉट एक्सीडिंग 4% ऑफ चार्जेबल रेंट। सर जी अगर एडमिन कलेक्शन चार्जेस है, कोई भी एक्सपेंस जो एडमिन से रिलेटेड है, कलेक्शन चार्जेस से रिलेटेड है और एक्सीडिंग 4% ऑफ 4% ऑफ चार्जेबल रेंट से ज़्यादा नहीं है, 4% ऑफ चार्जेबल रेंट से ज़्यादा नहीं है, तो वो इनकम में से माइनस नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बात काम की है और वो क्या, अगर कोई एडमिन या कलेक्शन चार्जेस है और वो 3% है तो माइनस कर देंगे, 6% है तो 4% माइनस होगा, उससे ज़्यादा माइनस नहीं होगा। सर जी अनपेड रेंट की बात सुन लें। सर जी स्टोरी ये है कि 2024 में आपको किराया, आपने पूरा साल मकान किराए पर दिए रखा, 8 माह का किराया मिला और 4 माह का किराया नहीं मिला, लेकिन चूंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्रूवल बेस पे टैक्स होती है तो कितनी अमाउंट पे टैक्स होगा, पूरे 12 माह के किराए पे। वो बंदा आपका पैसा लेके भाग गया, 4 लाख उसने दिया ही नहीं। अब आपको ये हुआ कि यार ना सिर्फ मुझे मेरा 4 लाख का नुकसान हुआ है बल्कि इस 4 लाख के ऊपर तो मैं टैक्स भी दे चुका हूँ। वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। अब इस केस में वो कहता है कि टैक्स वाले कहते हैं आप परेशान ना हो, अगले साल जो किराया मिलेगा तो पिछले वाला बैड डेट आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। इसको कहा जाता है इररिकवरेबल रेंट। अगर आपका रेंट इररिकवरेबल हो जाए तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत है, लेकिन कुछ शराइत। क्या शराइत है? किराएदारी का मुआहिदा नेक नियति पे मबनी होना चाहिए, टेनेंसी वाज बोनाफाइड। दूसरा, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी। जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है उसने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी को विकेट कर दिया है या स्टेप्स ले लिए गए हैं ताकि कंपेल कर दिया जाए कि प्रॉपर्टी को विकेट करें। द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी। जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो किसी दूसरी प्रॉपर्टी, आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी का किराएदार नहीं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई, नतीजा निकाल लिया कि उसका कोई फायदा नहीं होगा। अनपेड रेंट पहले इनकम में शामिल था तो ही माइनस होगा। भैया ये 5 शर्तें पूरी हुई तो ही इनकम में से माइनस होगा। कौन कौन सी शर्तें हैं? किराएदारी का मुआहिदा नेक नियति पे मबनी था, डिफॉल्टिंग टेनेंट ने प्रॉपर्टी को विकेट कर दिया, डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन, आप डिफॉल्टिंग टेनेंट किसी दूसरे प्रॉपर्टी का किराएदार, आप किसी दूसरी प्रॉपर्टी का किराएदार नहीं है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, नतीजा निकाला कि कानूनी कार्रवाई का कोई फायदा नहीं होगा और अनपेड रेंट वाज प्रीवियसली चार्जेबल टू टैक्स इफ द अनपेड रेंट अलाउड एज टैक्स एक्सपेंसेस सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड। अगर अनपेड रेंट सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड है तो सेम शेयर वुड बी टैक्सेबल। सर जी आप देखिए, आपने किराया लेना था, उसने किराया नहीं दिया। जब उसने किराया, आपने जिस पर किराया लेना था रिसीवर था, इनकम बुक कर ली थी, बाद में उसने किराया नहीं दिया तो आपने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। अल्लाह की हिदायत होगी, बाद में उसने पुराना किराया दे दिया तो जब रिकवर हो गया दोबारा इनकम में शामिल कर देंगे। यार सिंपल है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। सर 2025 में रिसीवेबल की बेस पर टैक्स लगा, 2026 में जितना रिसीव नहीं हुआ था क्या कर देंगे, एज डिडक्शन अलाउ कर देंगे। हाँ इसके आगे 2027 में ये भी किया जा सकता था, अगर सब्सिक्वेंटली ये वाला 1.5 लाख रिकवर हो गया तो दोबारा इनकम में शामिल कर देंगे। 2027 भी यहाँ पर ऐड करके आप ये बात कर सकते हैं। सर जी ये वाली बात भी सुन लें, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी कल आनी है, अलबत्ता आज की जो बात हो जाए वही बेहतर है। अगर एक एक्सपेंस आपने किया था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड और वो एक्सपेंस जिस साल किया है वो साल खत्म होने के 3 साल तक आपने वो एक्सपेंस पे नहीं किया तो 3 साल खत्म होने के बाद वो दोबारा इनकम में शामिल हो जाएगा। यानी 2018 में एक एक्सपेंस किया था और डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट पेएबल था, 2019 गुजरा पे नहीं किया, 2020 गुजरा पे नहीं किया, 2021 गुजरा पे नहीं किया, 3 साल पूरे हो गए, 2022 में जो पे नहीं किया दोबारा क्या कर देंगे, इनकम में शामिल कर देंगे।
हाँ, अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया तो दोबारा इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। और आज की आखिरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की आखिरी बात, एडवांस दो तरह का होता है, एक को कहते हैं एडजस्टेबल और एक को कहते हैं नॉन एडजस्टेबल। जो एडजस्टेबल एडवांस होता है उसके बारे में वो क्या कहता है, वो रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है। सर एडजस्टेबल एडवांस एडजस्ट हो जाता है अगेंस्ट रेंट और कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होती। एडजस्टेबल एडवांस रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट होता है और इस केस में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होती। जबकि नॉन एडजस्टेबल एडवांस जो होता है वो रिटर्न टू द टेनेंट आफ्टर द वेकेशन ऑफ प्रॉपर्टी है। सर एडवांस नॉन एडजस्टेबल हो तो क्या होता है, रिटर्न टू द टेनेंट आफ्टर द वेकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। एक एडवांस एडजस्टेबल होता है और एक एडवांस नॉन एडजस्टेबल होता है। जो एडजस्टेबल होता है वो रेंट के अगेंस्ट एडजस्टेबल होता है और इस केस में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होती। जो नॉन एडजस्टेबल होता है उसमें वो क्या कहता है, रिटर्न टू द टेनेंट आफ्टर द वेकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। किराएदार को वापस कर दिया जाता है। सिक्योरिटी या एडवांस किराएदार को वापस कर दिया जाता है जब वो प्रॉपर्टी खाली कर देता है। हमारे आमतौर पे ये चलता है। याद रखिएगा, अगर एडजस्टेबल एडवांस हो तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। अगर नॉन एडजस्टेबल एडवांस हो तो टैक्स लगता है। कितना, जितना एडवांस वसूल किया डिवाइडेड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर देंगे 10 सालों के लिए। तो भाई इसके 3 असूल हैं, जितना एडवांस वसूल किया डिवाइडेड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर देंगे 10 सालों के लिए। पहली बात, जिस साल एडवांस वापस किया उस साल कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। दूसरी बात, जिस साल एडवांस वापस किया उस साल कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। और अगर नया एडवांस लिया और पुराना वापस किया है तो जो नया एडवांस लिया उसमें से पुराने एडवांस का वो हिस्सा जो ऑलरेडी टैक्स हो चुका है माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे। और ये वाली जो अमाउंट आएगी ये 10 साल के लिए टैक्सेबल होगी और ये वाली जो अमाउंट आएगी ये 10 साल के लिए टैक्सेबल होगी। सर जी अगर नया एडवांस लिया और पुराना वापस कर दिया तो नया एडवांस डिवाइड बाय 10 और पुराना माइनस करना है, लेकिन पुराना पूरा नहीं, कि पुराने का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका हुआ है वो माइनस करना है। उसमें आप करते ये हैं कि आप देख लेते हैं पुराना एडवांस कब वसूल किया था। अगर पुराना एडवांस 3 लाख था और वो वसूल किया था 3 साल पहले, तो 1 2 3 साल पुराना हुआ तो इसको डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो ये 90,000। ये वाली अमाउंट क्या हो जाएगी, इसका मतलब है ये ऑलरेडी टैक्स हो चुका है और ये लेस हो जाएगा। सर जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने सारी बातें आपके साथ कर ली। एक बार देख लीजिए कुछ रह तो नहीं गया, फिर मैं आगे चलता हूँ। इसका कवर हो गया सारा। निकालें चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की पहली बात वो इनकम हो। सबसे पहली बात क्या है, वो इनकम हो। दूसरी बात क्या है, वो टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट ना हो। तीसरी बात क्या है, वो एनटीआर हो, एफटीआर ना हो। चौथी बात क्या है, वो किसी और हेड में टैक्स ना हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की ये 4 बातें हैं। मेन क्रक्स ये है कि ये आपने अपने दिमाग में रखनी है, बाकी बातें तो बाद में आएंगी जी। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीट बेस पर टैक्स होती है, दूसरी कीमती बात। तीसरी बात, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या शामिल होता है, डिविडेंड। अब आपको तो पता है कि डिविडेंड एफटीआर आइटम है, यस, लेकिन अगर डिविडेंड एनटीआर हो, टैक्स कटे बगैर मिले, तो वो इनकम फ्रॉम एफटीआर नहीं होता बल्कि अदर सोर्स में जाता है। रॉयल्टी वो भी आपने पढ़ा हुआ है, नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी मिले तो एफटीआर होती है, हाँ। अगर रेजिडेंट को मिले तो
NTR होती है। प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट के बारे में क्या कहा हुआ है? प्रॉफिट ऑन डेट क्या होगा? प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो सर जी डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन कह लो इसको, प्रॉफिट ऑन डेट को इंटरेस्ट ऑन लोन भी कह सकते हैं। वो सेपरेट ब्लॉक उस वो बेसिकली FTR होता है, लेकिन अगर कंपनी को दिया जाए तो, अगर कंपनी को दिया जाए तो वो NTR होता है और अदर सोर्स में जाता है। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड, एक बंदा है उसका टैक्स कटा 11 लाख का, उसकी लायबिलिटी कितनी थी? 10 लाख की लायबिलिटी थी, बनता टैक्स 10 लाख का था, टैक्स कट 11 लाख पे गया था, कितना बन गया था? 10 लाख बन गया था और 1 लाख रिफंड आ गया था। अच्छा, अब रिफंड आपको कब मिलना था? 2024 में। 1 साल हो गया वो रिफंड ही नहीं मिला। जब उन्होंने रिफंड दिया तो लाख की बजाय 10 दी है। ये जो 10,000 इजाफी मिला है ये भी एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऐड में टैक्स होगा। सर जी ग्राउंड रेंट, अगली बात क्या कही है? ग्राउंड रेंट, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। अगर किराएदार ज़मीन आपसे किराए पर लेकर अपने पैसे से बिल्डिंग बनाए और आपको ज़मीन का किराया दे तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा बल्कि अदर सोर्स में आएगा। किराएदार आगे जगह किराए पर देकर पैसा कमाए, इसको सब लीज कहते हैं, ये भी अदर सोर्स में आएगा। सर जी अगली बात, बिल्डिंग के साथ प्लांट एंड मशीनरी किराए पर दी और इकट्ठा किराया कितना था? 4 लाख रुपए। तो सर 3 लाख रुपए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा और 1 लाख रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, अगर उसने वाजे तौर पे आपको बताया है तो। अगर उसने आपको कुछ नहीं बताया और सिर्फ 4 लाख बताया तो वो पूरे का पूरा अदर सोर्स में आएगा। और अगर वो ये कह देता है कि खाली प्रॉपर्टी हो तो 3 लाख है, तो समझ आ गई आपको प्रॉपर्टी। अगर खाली बिल्डिंग हो तो 3 लाख है, तो समझ आ गई 3 लाख इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा और 1 लाख इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नहीं बताया हुआ कंपोजिट रेंट है, इकट्ठा रेंट है, तो किस हेड में जाएगा? अदर सोर्स। और अगर बता दिया है तो बिल्डिंग का प्रॉपर्टी में और बाकियों का अदर सोर्स में। सर जी डीम्ड इनकम, डीम्ड इनकम क्या होती है? एसेट थे 1 लाख रुपए की, इनकम ड्यूरिंग द ईयर कितनी है? 5 लाख रुपए। सर जी आपने अब मेरी बात समझना, आपके एसेट कितने थे? 10 लाख के। आपने इस साल में पैसा कमाया 5 लाख का, लेकिन 30/6/2025 को पता चला गया आपने 40 लाख का प्लॉट खरीदा। अब टैक्स वाले कहेंगे तुम्हारे पास तो टोटल एसेट ही 1 लाख के थे, तुमने इस साल 10 लाख के एसेट थे, तुमने इस साल 5 लाख कमाया, तो ये हो गया 15 लाख, तो बाकी 25 लाख कहाँ से आए? इसका मतलब है कुछ इनकम ऐसी है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। सर जी वो इनकम जो आप उनसे छुपा रहे हैं टैक्स वाले, उसको आपकी इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स करते हैं। एन्युटी या पेंशन अगर एम्प्लॉयड दे, अगर एम्प्लॉयड दे, अगर एम्प्लॉयड दे तो अंडर दैट सैलरी टैक्स होता है, अगर एम्प्लॉयड ना दे तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एनी प्राइज बॉन्ड और विनिंग फ्रॉम अ रेफरल और लॉटरी, अ प्राइज ऑन विनिंग अ क्विज और क्रॉस वर्ल्ड पजल। प्राइज बॉन्ड कर लेते हैं, विनिंग फ्रॉम अ रेफरल कर लेते हैं, लॉटरी कर लेते हैं, प्राइज ऑन विनिंग अ क्विज कर लेते हैं और क्रॉसवर्ड कर लेते हैं। ये अगर कुछ हुआ तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऐड में आएगा। टैक्स कट के मिला तो FTR, टैक्स कटे बगैर मिला तो NTR, NTR होगा तो अदर सोर्स में जाएगा। सर जी अगली बात, रिसीव्ड एज कंसिडरेशन। सर जी अगर आपने अपनी कोई जगह किसी दूसरे बंदे को दिया है कि वो आपकी जगह को एक्सप्लॉइट कर ले, प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट कर ले नेचुरल रिसोर्सेज को तलाश करने के लिए, तो उस केस में अगर आपको को पैसे मिलेंगे तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। एक खान साहब है, उनकी पहाड़ है, एक बंदे ने उनको कहा है
या नेचुरल रिसोर्स डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि हमें इसकी खुदाई करने दें, शायद इसके नीचे कीमती पत्थर है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, लेकिन मैं 5 लाख रुपए तुमसे लूँगा। 5 लाख रुपए ये जो उन्होंने वसूल किया ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगे। फिर उसके बाद आ गया फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट। सर जी वो कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट वेदर कन्वर्टेबल टू मनी और नॉट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द अप्रूवियन यूज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सर जी अगर आपने प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करने के बदले में पैसा लिया तो वो अदर सोर्स में जाएगा। पैसे के साथ साथ आपने यह तय किया कि जितना खजाना जितनी फायदा होगा वो आधा आधा होगा, तो भाई जो फायदा मिला उसकी फेयर मार्केट वैल्यू वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। सर जी अगली बात सुनना, अगर आपने पोजेशन खरीदी और पोजेशन ही बेच दी। प्रॉपर्टी की दो चीजें होती हैं, एक प्रॉपर्टी की ओनरशिप होती है जिसको कहते हैं मलकियत, और एक प्रॉपर्टी की पोजेशन होती है जिसको कहते हैं कब्जा। मलकियत तब आपकी होती है जब प्रॉपर्टी के कागजात आपके नाम लगते हैं, ठीक हो गया। और कब्जा तब आपका होता है जब आपका एग्रीमेंट हो जाता है, उसके लिए कागजात आपके नाम नहीं होते। सर जी अगर आपने कब्जा खरीदा और कब्जा ही बेच दिया, फिर जो पैसा कमाया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के एंड में टैक्स होगा। लेकिन यहाँ पे खास बात और है कि वो सारे का सारा इकट्ठा टैक्स नहीं होगा, बल्कि डिवाइड बाय 10 करके 10 सालों पे इक्वली टैक्स हो जाएगा। सर अगर आपने अप्रूव पेंशन फंड से कोई पैसे वसूल किए, अप्रूव इनकम पेमेंट प्लान से या एनुटी प्लान से, तो वो भी उसमें जाएगा। अगर बोनस शेयर से कोई पैसे आए तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। सर जी लोन हो, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव हो, डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर हो या एडवांस हो, इन 4 चीज़ों के हवाले से अगर आपने पैसा वसूल किया है तो देखा जाएगा पैसा कहाँ से वसूल किया है। अगर पैसा बैंक से वसूल किया है तो कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन अगर पैसा बैंक से वसूल नहीं किया तो देखा जाएगा कि ये पैसा किस तरह वसूल किया है, कैश में वसूल किया है, क्रॉस चेक के जरिए वसूल किया है या अदर बैंकिंग चैनल के जरिए वसूल किया है। क्योंकि अगर पैसा कैश में वसूल किया है तो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर पैसा क्रॉस चेक के जरिए वसूल किया है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर पैसा बैंकिंग चैनल के जरिए वसूल किया है तो मजीद देखा जाएगा जिस बंदे से पैसा लिया उसका एनटीएन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। क्योंकि अगर उसका एनटीएन नहीं बना होगा तो वो टैक्सेबल होगा, और अगर उसका एनटीएन बना होगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। सारी बात को कंक्लूड करूं, अगर आपने लोन, गिफ्ट, डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर और एडवांस वसूल किया है और कैश में वसूल किया है तो वो टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। और अगर अदर बैंकिंग चैनल के जरिए वसूल किया और उसका एनटीएन भी नहीं बना हुआ तो वो टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। असल में इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, यस। हाँ अलबत्ता इसमें भी 2 बातें और थी। बात नंबर 1 ये थी कि एक्सेप्शन इन केस ऑफ एडवांस। अगर आपने एडवांस वसूल किया है किसके वाले से, सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजनल सर्विस के वाले से, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर आपने एडवांस वसूल किया सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजनल सर्विसेज के वाले से तो वो टैक्सेबल नहीं, उस पर रूल अप्लाई होगा। सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजन दोनों में से एक है तो टैक्सेबल नहीं होगा, अगर ये दोनों है तो उस पर रूल अप्लाई होगा। यानी अगर आपने एक इदारे को कहा है कि आप हमारा डिजाइन बना दें और उसके लिए एडवांस दिया है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। एक इदारे को आपने कहा कि हमारी कंस्ट्रक्शन कर दें और उसके लिए एडवांस दिया है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। एक इदारे को आपने कहा डिजाइन भी आपने बनाना है और कंस्ट्रक्शन भी आपने करनी है। अब ये गुड्स और सर्विसेज दोनों हैं, इस पे क्या होगा, इस पे रूल अप्लाई होगा। समझ गए सर जी? अच्छा जी, ये वाली बात अगर हो गई तो एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगली बात है गिफ्ट की। सर जी याद रखिएगा गिफ्ट के बारे में एक सिंपल सा कानून है, गिफ्ट दे कौन रहा है ये देख लें। अगर गिफ्ट कैश में मिल रहा है हमेशा टैक्सेबल होगा। अगर गिफ्ट सगे रिश्तेदारों के अलावा कोई दे रहा है हमेशा टैक्सेबल होगा। अगर गिफ्ट कैश में मिल रहा है हमेशा टैक्सेबल होगा। अगर गिफ्ट नॉन रिलेटिव दे रहे हैं हमेशा टैक्सेबल होगा। सिर्फ एक केस में गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा, क्या? गिफ्ट भी नॉन कैश था और दे भी रिलेटिव रहे थे।
ये बस इसका क्रक्स है। हाँ, अब कहते हैं बाजू का गिफ्ट के जरिए आपको कुछ फायदा दिया जा रहा होता है। अगर शेयर होल्डर्स को कंपनी गिफ्ट दे रही है तो असल में वो डिविडेंड दे रही होगी, और वो बेसिकली उस तरह ट्रीट होगा। अगर बिजनेस रिलेशनशिप है तो ये अदर सोर्स में जाएगा। अगर एम्प्लॉय है, गिफ्ट फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने आपको गिफ्ट दिया है तो सैलरी आपके पेपर में है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको 80,000 रुपये की घड़ी दी है। सर जी ये जो 80,000 रुपये की घड़ी आपके एम्प्लॉयर ने आपको दी है, ये आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी के एड में टैक्स होगी। सर अगर रिश्तेदारों ने गिफ्ट दिया है तो वो एग्जाम्प्ट होगा। अगर रिश्तेदारों ने कैश में गिफ्ट दिया है तो टैक्सेबल होगा। अगर किराएदार ने गिफ्ट दिया है तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऐड में जाएगा। रिश्तेदारों का क्या क्राइटेरिया है? सर जी उसने कहा एंसेस्टर्स, आबा अजदाद, डिसेंडेंट्स, बच्चे पोते, एडॉप्टेड बच्चा आपका या आपकी बीवी का, ये आपके रिश्तेदार हैं। तो बुनियादी तौर पे मैं इसको डिफाइन करने के लिए कहता हूँ दादा दादी, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे पोते, अडॉप्टेड बच्चा आपका और आपकी बीवी का, ये सारे आपके रिलेटिव हैं। अच्छा जी, याद रखिएगा, एक पिछले दिनों एक सवाल व्हाट्सएप ग्रुप में भी आया हुआ था, बच्चे अक्सर इस चीज़ के बारे से परेशान होते हैं। याद रखिएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का एक रूल है। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वो इनकम हो, एफटीआर ना हो, एनटीआर हो, किसी और हेड में फॉल ना करती हो, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। लेकिन अगर एक तरफ एक इनकम है, बैंक है, बैंक के लिए प्रॉफिट ऑन डेट इनकम है, लेकिन ये उसका मेन बिजनेस है, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यानी अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली कोई आइटम हो, अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली कोई आइटम हो और वो किसी बंदे का मेन बिजनेस हो, तो फिर उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस कह दिया जाता है। हाँ, अगर एक बंदा है उसका काम ही यही है कि उसके प्लाजे हैं, उन्हें लोगों को प्लाजे किराए पे दिए और पैसे कमाता है, तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा? तो इसका जवाब है कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ही होगा। ये वाली खूबी सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली कोई चीज हो। तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली कोई चीज हो तो वो फिर क्या हो जाएगा, उसका वो अदर सोर्स में नहीं आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट क्या है? जी सर। तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इंपोर्ट का कारोबार, वो पूरा सवाल पढ़ के ही पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा? जब सवाल आप मुझे पूरा बताइए तो फिर ही पता चलेगा ना। आपने इंपोर्ट किया है, आपका बिजनेस किस चीज़ का है? यही वो सवाल लेके है ना, किस चीज़ का बिजनेस है? सर वो फिर सवाल ही लाएंगे तो फिर है ना। ले सर जी, प्रॉफिट ऑन डेट के बारे में सबसे पहली बात, प्रॉफिट ऑन डेट क्या है? आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल के अलावा वो कहता है कोई भी प्रॉफिट होगी, कोई भी यील्ड होगा, कोई भी इंटरेस्ट होगा, कोई भी डिस्काउंट होगा, कोई भी प्रीमियम के अंदर लफ्ज़ जो मर्जी कर दो, रिटर्न ऑन कैपिटल के अलावा आपको डेट से जो फायदा हो रहा है वो प्रॉफिट ऑन डेट है। और प्रॉफिट ऑन डेट कोई भी सर्विस फी या अदर चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट इंक्लूडिंग एनी फी or charge incurred in respect of a credit facility which has not been utilized। वो कहता है कोई सर्विस फी या अदर चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट इंक्लूडिंग एनी फी। सर जी आपने
लोन लेने के लिए कोई सर्विस फी पे किया है, कोई खर्चा किया है, तो वो भी सारे का सारा प्रॉफिट ऑन डेट में शामिल होगा, चाहे आपने बाद में लोन लिया या नहीं लिया, या लेके इस्तेमाल किया या नहीं किया। वो कहता है बैंक के लिए प्रॉफिट ऑन डेट इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होता। अच्छा जी, अगली बात सुन लो। अगली बात यह है कि अगर किस्तों पर चीजें बेच रहे हो 5 इदारे, कौन कौन से? स्केजुअल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मुदारबा और लीजिंग कंपनी, अगर ये 5 इदारे किस्तों पर कोई चीज बेचकर पैसे कमाए तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। अगली बात, अगली बात ये है कोई भी अमाउंट जो रिसीव करे बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, वेयर सच अमाउंट, अच्छा यार ये इसको ऐसे देखो, अगर बैंक ने अमाउंट वसूल किया है म्यूचुअल फंड से, जो म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट ऑन डेट से कमाई है, तो बैंक के लिए और प्रॉफिट ऑन डेट से कमा के बैंक को एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दी है, तो बैंक के लिए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। ये 3 बातें इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी आनी है, मैंने यही कवर करा दी। सर टैक्सेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट, टैक्सेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट, सर इंडिविजुअल या एओपी के लिए प्रॉफिट ऑन डेट इज टैक्सेबल एज सेपरेट ब्लॉक इफ रिसीव फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड पर्सन। वो कहता है इंडिविजुअल हो या एओपी हो, प्रॉफिट ऑन डेट टैक्सेबल एज सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे। कंपनी के लिए प्रॉफिट ऑन डेट एनटीआर है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। वैसे तो सेपरेट ब्लॉक आइटम है तो भी ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। सर जी टैक्स कितना, रेट कितना लगेगा? अच्छा, जिन किताबों में ये 15% है उन्हें 20% कर लेना चाहिए, आपके अटेम्प्ट के हवाले से ये 20% है। सर जी प्रॉफिट ऑन डेट अगर 5 मिलियन से ज़्यादा ना हो तो इस पे 20% रेट लगता है, और अगर 5 मिलियन से ज़्यादा हो तो इस पर स्लैब रेट लगता है। यहाँ पर एक बड़ी कीमती बात है, मैं डेट की बात नहीं कर रहा, यानी सूद की रकम 5 लाख तक है, असल रकम तो जितनी है उसको छोड़े, सूद की रकम अगर 50 लाख तक है तो 20%, 50 लाख से ज्यादा है तो स्लैब रेट लगेगा। While making payment to individual and AOP, the withholding agent shall deduct tax at the rate of 20% for yield on bank deposited, at the rate of 5% for yield on all other investment। जब पेमेंट कर रहे होते हैं इंडिविजुअल को और एओपी को, तो विदहोल्डिंग एजेंट शैल डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 20% for yield on bank deposit and at the rate of 5% for yield on all other investment। सर वो ये बात कह रहा है कि जो बंदा पेमेंट कर रहा होगा वो 20% टैक्स काट के पेमेंट करेगा। जैसे बैंक पेमेंट कर रहा है ना किसी बंदे को प्रॉफिट ऑन डेट की, तो वो 20% टैक्स काट के करेगा। 5% है अदर देन, यानी एक तो प्रॉफिट ऑन डेट है ना उस पर, वो बाकी सब पे 5%। अगली बात सुनो, अगर आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिला और टैक्स कटे बगैर मिला, अगर आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिला और टैक्स कटे बगैर मिला तो वो इनकम फ्रॉम, अगर आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिला और टैक्स कटे बगैर मिला तो वो क्या होगा, तो वो एनटीआर होगा, और एनटीआर होगा यानी उस पर नॉर्मल रेट लगेगा, 20% वाला रेट नहीं लगेगा। अगर प्रॉफिट ऑन डेट पे बूथ सेविंग सर्टिफिकेट है या पेंशनियर बेनिफिट अकाउंट है, इज टैक्सेबल अंडर एनटीआर विद मैक्सिमम टैक्स रेट एट 5%। वो कहता है भाई इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर
आपकी इनकम थी 10 रुपए की और आपकी इनकम थी 100 रुपए की और टैक्स लगाए 10 रुपए और 5% 5 बनता है तो लोअर पे टैक्स लगेगा। यानी उसने कहा है कि अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है या पेंशनियर बेनिफिट अकाउंट पर आपको प्रॉफिट मिला है तो उस पर मैक्सिमम रेट कितना होगा, 5% होगा। एनटीआर देखेंगे और 5% लगाएंगे, इन दोनों में से जो लोअर होगा उसके मुताबिक आपको रेट लग जाएगा। सर जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की अगली बात यह है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हवाले से वो कहता है क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से खर्चा माइनस करने की इजाजत है। उसने कहा हाँ। कौन सा खर्चा? कहता है जो खर्चा भी कमाने के लिए किया है माइनस कर दो, लेकिन कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। दूसरा, चूंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीट बेस पे टैक्स होता है तो फिर खर्चा भी पेड बेस पर माइनस होना चाहिए, खर्चा भी पेड बेस पर माइनस होना चाहिए। हाँ, अगर कोई प्रॉफिट, अगर कोई ज़कात पे किया है, प्रॉफिट ऑन डेट में से ज़कात माइनस हो गई है तो ये ज़कात दोबारा टोटल इनकम में से माइनस नहीं होगी, ये तो आपको पता है। अलबत्ता अगर वो प्रॉफिट ऑन डेट सेपरेट ब्लॉक आइटम थी और उसमें से ज़कात माइनस हुई है तो उसमें ऐड बैक करेंगे और एनटीआर में से माइनस करेंगे, ये बात आपको पढ़ाई हुई है। अगर एफटीआर में से ज़कात माइनस हो गई है तो एफटीआर में ऐड बैक कर देते हैं और एनटीआर में से माइनस करते हैं। सवाल करवाया हुआ है E6 का सवाल, आप दोबारा कर लीजिएगा। डिविडेंड में से ज़कात माइनस होके पैसे आपको मिले तो डिविडेंड में ज़कात ऐड बैक हो जाएगी और एनटीआर यानी सैलरी में से या बिजनेस में से माइनस होगी। सर अगर आपने बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को इकट्ठा किराए पर दिया हुआ है और बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन माइनस होगी, यस। प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन माइनस होगी, यस। इनिशियल अलाउंस माइनस होगा प्लांट एंड मशीनरी का, यस। रिविन क्लास का ये फायदा होता है कि अभी मुझे घबराहट नहीं है कि आपको डेप्रिसिएशन का भी पता है और इनिशियल अलाउंस की भी नो हाउ है। सर जी कोई भी खर्चा जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस करने की इजाजत नहीं है, एक्सपेंसेस, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस का पूरा सेक्शन है इनकम फ्रॉम बिजनेस में, वो सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे भी अप्लाई होता है। कोई भी खर्चा जो किसी और हेड से रिलेटेड है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस नहीं होगा। कैपिटल नेचर का खर्चा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस होगा। कैपिटल नेचर के खर्चे से मुराद है ऐसा खर्चा जो इसकी यूजफुल है मोर देन 1 ईयर हो। लो सर, मैंने आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पूरा कवर करा दिया। प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिए, कोई चीज़ ऐसी रह तो नहीं गई। फिर मैं कैपिटल गेन शुरू करता हूँ। कैपिटल गेन चैप्टर नंबर 9। कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल एसेट क्या है? इन्वेंट्री कैपिटल एसेट नहीं है, डेप्रिशिएबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, अमोर्टाइजेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है। ये सारे कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो फिर कैपिटल एसेट हैं कौन से? पर्सनल मूवेबल एसेट में ये 12 आइटम्स कैपिटल एसेट्स हैं, यानी जिनको हम आर्ट रिलेटेड आइटम्स कहते हैं। और फिर कैपिटल एसेट कौन से हुए? शेयर्स, सर्टिफिकेट्स, वाउचर्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। अब एक बच्चे ने सवाल किया सर गुडविल और पेटेंट तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी आता है, और भैया अगर वो अमोर्टाइजेबल है और बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। अगर बिजनेस में आएगा तो अमोर्टाइज होगा, अगर बिजनेस में नहीं होगा कैपिटल गेन में होगा तो फिर वो अमोर्टाइज नहीं होगा। सर कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल एसेट क्या है बता दिया, डिस्पोजल क्या है। डिस्पोजल के बारे में 2 टोक बात है, वो जो एसेट ना रहे या आप उसके मालिक ना रहे उसे डिस्पोजल कहते हैं। टूट गया, गुम गया, खराब हो गया, जल गया, बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया, सरेंडर कर दिया, माफ कर दिया, दस्तबरदार हो गए। सर जी रिलिंक्विश, दस्तबरदार हो गए, ये सारा डिस्पोजल है।
एस कैपिटल एसेट क्या है बता दिया, डिस्पोजल क्या है बता दिया। भैया कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन है उसे कैपिटल गेन कहेंगे। अच्छा 10 कनाल की जगह 2 कनाल की बेची, ये भी डिस्पोजल है, पार्ट ऑफ द एसेट को भी डिस्पोज कर सकते हैं। अगर आपने पर्सनल एसेट बिजनेस में इस्तेमाल किया या बिजनेस एसेट पर्सनल इस्तेमाल कर लिया तो ये भी, इस बिजनेस की गाड़ी आप घर ले आ गए, ये भी क्या है, ये भी डिस्पोजल है, ये भी डिस्पोजल है। सर बिजनेस एसेट पर्सनल यूज किया, ये भी डिस्पोजल है। कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, ए माइनस बी। व्हाट इज ए, कंसिडरेशन रिसीव्ड। व्हाट इज बी, कॉस्ट ऑफ द एसेट। सर जी मास्टर शीट है, इसमें आपको बताता रहेगा कि यार सेल प्रोसीड क्या लेनी है और कॉस्ट क्या लेनी है। सर सेल प्रोसीड कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या लेनी है, तो देखा जाएगा एसेट डिस्पोज हुआ है, एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है या एसेट को बेचा है। अगर एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है तो स्क्रैप वैल्यू प्लस कॉम्पनसेशन वुड बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन रिसीव्ड। अगर एसेट डिस्ट्रॉय डैमेज हुआ है तो डैमेज फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अगर सेटलमेंट हुई है तो जो सेटलमेंट हुई है वो कंसिडरेशन रिसीव्ड है, या जो अदालत ने फैसला किया है वो कंसिडरेशन रिसीव ली जाएगी। और अगर एसेट को बेचा है तो देखा जाएगा एक्चुअल या फेयर मार्केट वैल्यू। और अगर शेयर्स हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू किस लिस्टेड कंपनी की क्या होगी, जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिखी हुई थी वो होगी। और अगर अनलिस्टेड कंपनी तो उसकी क्या होगी, ब्रेकअप वैल्यू होगी। सब ब्रेकअप वैल्यू क्या होता है, नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कंसिडरेशन रिसीव वाला पार्ट ये है। आ जाए कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट। कॉस्ट में क्या शामिल है, सर जितने का खरीदा वो शामिल है। हाँ इसके अंदर क्या शामिल हो जाएगा, इंसिडेंटल चार्जेस, कमीशन जो दी है लेने बेचने के, वो कॉस्ट का हिस्सा होगी। क्या शामिल नहीं होगा, सर कोई भी ऐसा खर्चा जो किसी और हेड से रिलेटेड हो वो इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट में शामिल नहीं होगा। और कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में, एक्सपेंस नॉट अलाउड इन इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो भी कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा। सर मैंने आपको उधर सोर्स में भी बताया कि जो बिजनेस में से माइनस नहीं होना वो कॉस्ट नहीं है। कैपिटल गेन में भी लिखा हुआ है जो बिजनेस में से माइनस करने की इजाजत नहीं, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट नहीं बनेगा। सर जी अब अगर ये बात आपने कर ली तो अब कुछ लॉसेस की बात कर लो। ऑल्दो लॉसेस की बात हमने कल भी करनी है, परसों भी करनी है, लेकिन लॉस की अगर मैं बात करूं तो सर एक बंदा है, उसने ए लिमिटेड के शेयर खरीदे 150 के, 70 रुपये का खरीदा, 150 का बेच दिया, 80 का गेन आ गया। बी लिमिटेड है, उसने 120 का बेचा, 150 का खरीदा था, 30 रुपये का लॉस आ गया। क्या ये वाला लॉस इस गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा? सर द आंसर इज यस, एडजस्ट हो जाएगा। बी लिमिटेड का लॉस ए लिमिटेड के गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा। अब आ जाए सी लिमिटेड। सी लिमिटेड क्या है, 110 का क्या है, सी लिमिटेड में क्या कहता है, 110 का बेचा। अच्छा मेरी बात सुनना, बी लिमिटेड का लॉस ए लिमिटेड के गेन के साथ एडजस्ट हो गया। अलबत्ता सी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर को बेचें तो टैक्स नहीं लगता। याद रखना असूल है कि अगर गेन टैक्सेबल ना हो तो लॉस भी एडजस्टेबल नहीं होता। यहां पर देखो गेन टैक्सेबल नहीं है तो ये वाला लॉस भी एडजस्टेबल नहीं होगा। अच्छा अब कॉइन है, 85 का बेचा, 75 का खरीदा था, 10 का गेन आया। ज्वेलरी है, 120 की बेची, 125 की खरीदी थी, 5 का लॉस आया। क्या ज्वेलरी का लॉस कॉइन के साथ एडजस्ट हो जाएगा? नो। क्या ज्वेलरी का लॉस किसी और हेड के, किसी और कैपिटल एसेट के साथ एडजस्ट होगा? आर्ट रिलेटेड आइटम का लॉस एडजस्ट होता ही नहीं है। समझ गए? आर्ट रिलेटेड आइटम का लॉस एडजस्ट होता ही नहीं है। सर जी डिडक्शन ऑफ लॉसेस, डिडक्शन ऑफ लॉसेस में सबसे पहली बात तो ये है कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होता है, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 6 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड हो जाता है। ये लॉस कैलकुलेट होता है कॉस्ट माइनस सेल प्रोसीड के,
और उसके बाद वो कहते हैं 8 रेटेड आइटम का लॉस हो जाए तो एडजस्टेबल नहीं होता। कैपिटल लॉस किसी और हेड के साथ एडजस्ट नहीं होता, कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होता है। और इसमें खास बात यह है कि 2020 में भी लॉस था, 2021 में भी लॉस था, 2022 में गेन आया तो किसके साथ एडजस्ट होगा पहले? 20 वाला, यानी पुराना लॉस पहले एडजस्ट होगा। यहां पर आता है FIFO मेथड इस्तेमाल करते हैं, पुराना लॉस पहले एडजस्ट होता है, पुराना लॉस पहले एडजस्ट होता है। अच्छा, अब जरा बात करने लगा हूं आपसे इनकम इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये आता है कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है या नहीं। तो देखा ये जाएगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है कौन सी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, कौन कौन सी? लैंड और बिल्डिंग। लैंड तो डेप्रिशिएबल नहीं है, वो तो कैपिटल एसेट है, बहस खत्म होगी, साइड पे कर। बिल्डिंग बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है तो वो डेप्रिशिएबल है, लेकिन अगर पर्सनल है तो फिर तो वो डेप्रिशिएबल नहीं है, कैपिटल एसेट है। अब अगर बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है तो मजीद देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? क्या देखना पड़ेगा? वो बिजनेस में यूज भी हो रहा है, और अगर बिजनेस में यूज हो रहा है तो वो क्या है? अगर बिजनेस में यूज हो रहा है तो वो क्या है? बिजनेस में यूज हो रहा है तो वो डेप्रिशिएबल एसेट है। बिजनेस में यूज हो रहा है तो डेप्रिशिएबल एसेट है और नॉन कैपिटल एसेट है। जबकि बिजनेस में यूज नहीं हो रहा तो वो क्या है? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट और क्या कहलाएगा? कैपिटल एसेट कहलाएगा। सर बिल्डिंग है, बिजनेस में बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट के तौर पे आ रही है, उसको किराए पे दिया हुआ है, आप उसमें बिजनेस में के तौर बिजनेस इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसकी तो डेप्रिसिएशन नहीं होगी, डेप्रिसिएशन नहीं होगी तो कैपिटल एसेट होगा। ये तो आप खुद अपने तौर पे सोच रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सिंपल सी बात है, हम कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं। कैपिटल गेन का मतलब है कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पे जो गेन है। अब मेरे से बात करेंगे, आप बिल्डिंग की क्या बात कर रहे थे? ठीक, थैंक यू सर जी, वो भाई समझ गए। चूंकि बुनियादी डेफिनेशन तो हमने पास रखनी है ना, उससे तो हटके कोई बात नहीं कर देनी। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदा, कितने की प्रॉपर्टी थी? 5 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी थी। किस तरह खरीदा? कैश में खरीदा। ठुक गए, क्यों? नुकसान होगा सर। क्या नुकसान होगा? जितने पैसे कैश में दिए वो कॉस्ट में शामिल नहीं होगा, और जितने पैसे कैश में दिए उसका 5% पेनल्टी भी लगेगी। तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये आ गया, इसकी बात कर लिया आपने। अब जरा इमूवेबल प्रॉपर्टी पर गेन लॉस निकाल लें। आपको तो पता है, आपने पढ़ चुके हैं सेपरेट ब्लॉक आइटम कौन कौन सी, और उस सेपरेट ब्लॉक आइटम में सबसे पहली आइटम नॉर्मली जो कही जाती है कैपिटल गेन में, वो होती है कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने पर जो गेन आया वो कैपिटल गेन है, मगर वो सेपरेट ब्लॉक आइटम है, उस पर नॉर्मल रेट अप्लाई नहीं होता। अब सवाल ये कि उस पर कितना रेट अप्लाई होना है, तो उसका भाई वो गिवन होगा, उसकी टेंशन ना लो। थोड़ा सा बता दूं, 30 जून 2024 के बाद जो खरीदा उस पर तो 15% रेट लगेगा। 30 जून 2024 से पहले जो खरीदा उस पर देखा जाएगा ओपन प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या फ्लैट है। ओपन प्लॉट के रेट भी गिवन है होल्डिंग पीरियड की बेस पर, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के रेट भी गिवन है होल्डिंग पीरियड की बेस पर,
फ्लैट के रेट भी गिवन है, होल्डिंग पीरियड की बेस पर। बस इतना सा याद रखना, 6 साल लैंड हो तो 6 साल के बाद 6 साल से ज़्यादा होल्ड किया तो कोई टैक्स नहीं। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हो तो 4 साल से ज़्यादा होल्ड किया हो तो कोई टैक्स नहीं। फ्लैट हो तो 2 साल से ज़्यादा होल्ड किया हो तो कोई टैक्स नहीं। सर जब भी आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो आपने सबसे पहले देखना है कैपिटल एसेट है या नहीं और डिस्पोजल हुआ या नहीं हुआ। अगर ये वाले स्टेप पार करें तो फिर होल्डिंग पीरियड देखना और फिर उस केस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करना और रेट अप्लाई करना। टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम। अच्छा जी, ये वाली बात बाद में करता हूँ आपसे, पहले मैं ज़रा कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी। सबसे पहली बात है सिक्योरिटी क्या होती है। सर यूफोन की सिम और डीवीडी, यूफोन की सिम और डीवीडी। व्हाट इज यू? Unit of exchange traded fund, share of a public company, instrument of redeemable capital, मुदारबा certificate, debt securities, voucher of PTCL, derivative product। सर जी ये 7 चीज़ें, इसको यूफोन की सिम और डीवीडी याद रखिएगा। सिक्योरिटीज़ में ये चीज़ें हैं। अब ज़रा अगली बात ये है कि सिक्योरिटी पे टैक्स किस तरह लगना है। सर सबसे पहले सिक्योरिटी भी सेपरेट ब्लॉक आइटम है और सिक्योरिटी का टैक्स वाला निज़ाम प्रॉपर्टी से थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट है। देखिएगा ज़रा, अगर सिक्योरिटी 1 जुलाई 2024 के बाद खरीदी है तो 15%, 1 जुलाई 2024 के बाद सिक्योरिटी खरीदी है या 1 जुलाई 2024 के बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, 15% रेट लेगा। याद नहीं करने, पेपर में गिवन होंगे। हाँ 1 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है और 1 जुलाई 2022 के बाद खरीदी है तो टेबल है, ये वाला टेबल लगेगा। अगर 1 जुलाई 2022 से पहले खरीदी है तो 12.5%, और अगर 1 जुलाई 2013 से पहले खरीदी है, इसको भी ठीक करना यार, तो 0%। वो पॉइंट समझ आ रहा है? 1 जुलाई फिर कह रहा हूं ये पेपर में गिवन होगा, होल्डिंग पीरियड निकालना और उस बेस पर रेट कैलकुलेट कर लेना। हाँ अब अगली बात यह है कि वो कहता है, अब ये दोनों बातें इकट्ठी कर रहा है। वो कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना हो या गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी हो, ये दोनों क्या हैं? सेपरेट ब्लॉक आइटम्स हैं। सेपरेट ब्लॉक आइटम का मतलब है इन पर सेपरेट रेट लगना है और एनटीआर वाला रेट अप्लाई नहीं होगा। दूसरे नंबर पे वो कहता है होल्डिंग पीरियड को कैलकुलेट किया जाता है कब से? जिस दिन खरीदा से लेकर जिस दिन बेचा, वो होल्डिंग पीरियड होता है। सर अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और है, छोटा सा कीमती कॉन्सेप्ट है, जरा इसको देखिएगा। सर जी अगर सिक्योरिटीज को परचेज किया जाए और सेल किया जाए सेम डेट पर, और अगर प्रॉपर्टी को सेल किया जाए और परचेज किया जाए डिफरेंट डेट पर, क्या मतलब? एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने सिक्योरिटी खरीदी कितनी? 1000 शेयर्स। कितने के हिसाब से? 10 के हिसाब से। कब? 1/1/2024 को। आपने बेचा कब? परचेज कब किया? 2/1/2024 को। क्या परचेज किया? फिर 500 शेयर परचेज किए 11 के हिसाब से। पहले आपने 1000 शेयर 10 के हिसाब से किए थे, फिर आपने 500 शेयर 11 के हिसाब से कर लिया, फिर आपने सेल कर दिया। क्या सेल किया? 800 शेयर सेल किए। किस रेट पर? 800 शेयर सेल किए 12 के रेट पर। सॉल्यूशन,
आपने 800 शेयर बेचे, मेरा आपसे सवाल है कि ये 800 शेयर जो बेचे हैं ये 1000 में से बेचे हैं या 500 में से बेचे हैं? तो असूल ये है कि अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला रूल अप्लाई होना, सिंपल, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं। हाँ, अब अगली बात है, ज़रा बारीक ध्यान से देखना। आपने 1/1/2024 को 1000 शेयर खरीदे 10 के हिसाब से, 2/1/2024 को 500 शेयर खरीदे 11 के हिसाब से, और 2/1/2024 को 800 बेच दिए 12 के हिसाब से। यानी सेम डेट में सेल भी किया और परचेज भी किया है। अब फाइफो नहीं लगना, अब एफ को लगना। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब फाइफो मेथड नहीं लगना, अब एफ को मेथड लगना है। सर जी आप देखिएगा जरा, बेचने का रेट उसने बता दिया और कॉस्ट निकालनी है आपने एवरेज रेट की बेस पर। और सर समझ आ गया? ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन थी, आपके साथ कर दी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, ज़रा उसको भी डिस्कस कर दूं, और वो है कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिसअलाउड। कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिसअलाउड। वो कहता है कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट एज मेंशन्ड अबव शैल नॉट बी एडमिसिबल इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले आ गया वॉश सेल। वॉश सेल क्या होती है? अच्छा, 2-3 बेसिक बातें बताकर आपको फिर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सर स्टॉक एक्सचेंज में ना आप शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स बेचते हैं, लोग ना इस तरह, लोग स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं। जैसे कि एक OGDC है, ऑयल सेक्टर है, उसमें ऑयल सेक्टर में PSO के शेयर भी होंगे, टोटल पार्को के शेयर भी होंगे, शेल के शेयर भी होंगे। एक गाड़ियों का ऑटोमोबाइल है, उसमें टोयोटा भी होगी, उसमें करोला भी होगी, उसमें निसान भी होगी, उसके अंदर होंडा भी होगी। एक जनाब सीमेंट है तो उसमें पाइनियर सीमेंट भी होगा, उसमें क्वार्ट सीमेंट भी होगा, उसमें फौजी जो भी होता है वो सीमेंट होगा। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह ही ये सारे मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं। बैंक होगा तो मिजान बैंक भी होगा, लबीब भी होगा, अल्फला भी होगा, वगैरह वगैरह। सर जी वो कहता है वॉश सेल। सबसे पहले तो वो कहते हैं आप जब भी शेयर खरीदे तो मुख्तलिफ सेक्टर्स के शेयर अपने पास खरीदें, मुख्तलिफ सेक्टर्स के शेयर अपनी बकेट में रखें। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो बनाना। पोर्टफोलियो क्या होता है? शेयर्स की फ्रूट चाट, यानी मुख्तलिफ तरह के शेयर्स आपने अपने पास रखे हुए कि यार अगर एक सेक्टर नीचे चला गया तो दूसरा ऊपर आ जाए, दूसरा नीचे चला गया तो तीसरा ऊपर। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूँ ना, हमने पोर्टफोलियो बनाया हुआ था। एक था सीमेंट, बैंक और ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसके शेयर्स थे। सीमेंट सेक्टर में क्या था? परचेज प्राइस थी 100 रुपये, हमने सीमेंट सेक्टर में शेयर 100 रुपये का खरीदा हुआ था, 150 का बेच दिया, 50 का गेन आ गया। बैंक में 120 का एक शेयर खरीदा था, 120 का 150 का एक शेयर खरीदा था, हमने 120 का बेच दिया और 30 का लॉस आ गया। सवाल ये कि क्या ये 30 इस 20 के साथ एडजस्ट हो जाएगा? यस और नो? यस, एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन FPR वालों ने कहा क्या आपने वाकई ये शेयर बेचना था? आपने कहा बिल्कुल मैंने बेचना था। FPR वालों ने कहा आपने ये वाला शेयर बेचकर फिर दोबारा क्यों खरीदा? दोबारा वो कहते हैं अगर आप शेयर सिर्फ इसलिए बेच रहे हो ताकि गेन के साथ एडजस्ट करके अपने गेन को कम करो, टैक्स बचाओ, तो फिर इसको वॉश सेल कहते हो और हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। आपने कहा भाई मैंने इसलिए नहीं बेचा, मैंने तो बेचना था इसलिए बेच। उसने कहा फिर दोबारा क्यों खरीदो? 1 माह के अंदर अंदर तुमने शेयर बेचा, लॉस को गेन के साथ एडजस्ट किया और दोबारा वही शेयर खरीद लिया, तो कहा मुझे हमें उल्लू बना रहे हो। तुमने शेयर बेचा ही इसलिए ताकि लॉस को गेन के साथ एडजस्ट करो, अपना गेन कम करो, टैक्स बचाओ, और दोबारा वही शेयर खरीद भी लिया। टैक्स वालों को अगर आपने दोबारा वही शेयर खरीदा तो अब तो हमें कंफर्म हो गया कि तुमने क्या किया है, वो बेचा ही टैक्स बचाने के लिए था।
तो उसने कहा ये वॉश सेल है, और वॉश सेल के केस में आप लॉस को गेन के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपने शेयर खरीदा था 200 का, फेयर मार्केट वैल्यू 250 थी, कितने का गेन आ गया? तो भैया गेन तो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया सर? गेन तो डिस्पोजल पर गेन या लॉस आना है ना, इसीलिए। अच्छा, अब एक बंदा उससे भी ज्यादा शाना था, उसने क्या किया, ये शेयर बेचा गेन आ गया, ये शेयर बेचा लॉस आ गया, और अलाइड बैंक का शेयर बेचकर अल हबीब का शेयर खरीद लिया। कहता है मैंने सेम तो नहीं ना खरीदा। उसने कहा बेटे तुम सेम सेक्टर में तो रहे हो ना, तुमने अभी भी अल हबीब का शेयर खरीदा है, तुम तो सेम सेक्टर, तुमने अपना पोर्टफोलियो मेंटेन किया हुआ है और तुम सेम सेक्टर में ही रह रहे हो, इसका मतलब है तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। कहते हैं मैंने वही शेयर तो नहीं ना खरीदा। उसने कहा तुमने सिर्फ स्वैप किया है शेयर को, हरकत तुमने वही की है, इसको स्वैप सेल कहते हैं, और स्वैप सेल में भी लॉस को गेन के साथ एडजस्ट करने की इजाजत नहीं होती। समझ गए सर? ये वॉइस सेल भी बता दिया, स्वैप सेल भी बता दिया। क्रॉस ट्रेड सुन लें। अच्छा, एक बंदा है, उसके दो सिक्योरिटीज अकाउंट है, दो जगह पे अकाउंट है, एक केएसबी में अकाउंट है और एक जीएस में अकाउंट है। केएस उसके अपने ही दो अकाउंट है, ऐसे जैसे बैंक नहीं हो दो होते, हबीब बैंक और अल्फला बैंक, दो जगह पे अकाउंट है। अगर आप हबीब बैंक से पैसे निकाल के अल्फला में डाल दे और कहें कि मेरा बड़ा ज्यादा खर्चा हो गया, तो ये तो लॉजिकल नहीं है ना यार। इसी तरह अगर एक बंदे ने केएसबी सिक्योरिटी से सिक्योरिटी निकाल कर जेएस में डाल दी और बाद में क्या कहा कि ये डिस्पोजल हो गया है, तो टैक्स वाले कहते हैं किधर से? डिस्पोजल तो तब होता है जब आप एसेट के मालिक ना रहे या एसेट ही ना रहे। एसेट भी आपके पास मौजूद है और आप एसेट के मालिक भी हो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये तो डिस्पोजल हुआ ही नहीं। उसने कहा ये डिस्पोजल ही नहीं है, गेन लॉस अराइज होगा ही नहीं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये मैंने आपको बात बता दी। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, वो बात यह है कि यार अगर खास तौर पे ये वाली बात सिक्योरिटी के हवाले से, वो कहता है वो कहता है सिक्योरिटी सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होती है। ठीक हो गया? हाँ, अगर आपकी सिक्योरिटी मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन थी, मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ट्रेड हुई और एनसीसीपीएल के जरिए सेटल हुई, तो इसका मतलब यह है कि ये सिक्योरिटी सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगी और उस पर 0.5% एक्सपेंस सेल प्राइस का और 0.5% एक्सपेंस परचेज कॉस्ट का माइनस करने की इजाजत होगी। सर इसके अलावा कोई और एक्सपेंस माइनस नहीं होगा अगर ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है। यानी मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन का क्या मतलब हुआ? स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड और एनसीसीपीएल नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान के जरिए सेटल हो, तो इस पर ये वाला रूल अप्लाई होगा। अगर ये वाला अगर स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ट्रेड ना हुई या एनसीसीपीएल के जरिए सेटल ना हुई, तो इसे कहा जाएगा कि ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं है। और अगर मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन ना हुई तो फिर सेपरेट ब्लॉक आइटम नहीं होगी, बल्कि एनटीआर के तौर पे टैक्स लगेगा। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एनटीआर के तौर पे, हमने पहले कहा कि सेपरेट ब्लॉक आइटम है, एनटीआर के तौर पे टैक्स लगेगा अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ट्रेड ना हुए या एनसीसीपीएल के जरिए सेटल ना हुए या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग थी और डिटेल ऑफ सच इज नॉट मेंशन्ड थ्रू एनसीसीपीएल। यानी आपने एनसीसीपीएल या स्टॉक एक्सचेंज को अलहदा कर दिया, तो फिर सेपरेट ब्लॉक आइटम नहीं होगा, फिर एनटीआर होगा। सर ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, ये आपके साथ कर दी। मैं अगर आपसे
निचोड़ डिस्कस करूं, निचोड़, तो सर ये निचोड़ है, आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब भी कैपिटल एसेट कैपिटल गेन की बात करें तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जिसकी बात करें क्या ये कैपिटल एसेट है। एक दो बार उसने एक बड़ा ट्रिकी सवाल दिया है, मुझे लग रहा है कि जो सवाल आपने दिया वो भी यही है। हुआ ये कि एक बंदे ने मशीन किया इंपोर्ट, बंदे ने मशीन क्या की है, बिजनेस से मशीन इंपोर्ट की है। जब ये मशीन इंपोर्ट की है ना, तो अभी वो पाकिस्तान में पहुंची नहीं थी कि वो रास्ते में खराब हो गई। जब वो मशीन रास्ते में खराब हो गई तो उसे क्या कर दिया गया, इंश्योरेंस क्लेम ले लिया गया और उस मशीन को स्क्रैप कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वाला एसेट क्या कैपिटल एसेट था? तो इसका जवाब है चूंकि ये इन्वेंट्री नहीं थी। डेप्रिशिएबल एसेट तो तब होता जब वो बिजनेस में आ जाता और इस्तेमाल हो रहा था, वो बिजनेस में भी नहीं आया। पर्सनल मूवेबल एसेट भी नहीं था, बिजनेस का एसेट था, तो इसका जवाब था ये डेप्रिशिएबल एसेट था। डेप्रिशिएबल एसेट कह रहा हूं, कैपिटल एसेट था। और कैपिटल एसेट को डिस्पोज करने पर जितने पैसे मिले वो कंसिडरेशन रिसीव्ड, और जितनी कॉस्ट आई उसको कॉस्ट में से लेस करके गेन निकालेंगे, कैपिटल गेन के हेड में टैक्स करेंगे। मुझे लग रहा है कि आप ये वाला सवाल पूछ रहे थे। यही सवाल इंपोर्ट का एक बार पास पेपर में भी आया हुआ है और आपकी किताब में E7 में गिवन भी है। मैं करवाया भी हुआ है, करवाता भी हूँ हर बार। E7 का सेकंड पार्ट। अच्छा जी, कैपिटल एसेट पहला स्टेप क्या देखेंगे, कैपिटल एसेट है ये। वो कहता है गाड़ी बेची, जज्बाती नहीं होना। कैपिटल गाड़ी बेची, गाड़ी कैपिटल एसेट है ही नहीं, क्योंकि गाड़ी अगर बिजनेस की है तो डेप्रिशिएबल एसेट है, और अगर पर्सनल है तो पर्सनल मूवेबल एसेट है। बहरहाल कैपिटल एसेट नहीं है। तो भाई कैपिटल एसेट देखना, और दूसरे नंबर पे डिस्पोजल देखना है। सर जी अगर डिस्पोजल ना हुआ तो आपने देखना कहीं ये डीम्ड इनकम का केस तो नहीं है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है। ठीक हो गया। डीम्ड इनकम में आपको नहीं करवा रहा, उसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। सर जी डीम्ड इनकम, कैपिटल एसेट देखना, डिस्पोजल देखना। अगर कैपिटल एसेट भी और डिस्पोजल भी है तो फिर देखना इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है या अदर है। चूंकि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो देखेंगे बेचने से गेन आया या लॉस है। अगर गेन आया तो वो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगा, और अगर लॉस आया तो वो एडजस्टेबल नहीं होगा। सिक्योरिटी में भी देखेंगे गेन आया या लॉस आया। चूंकि अगर गेन आया तो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगा, और अगर लॉस आया तो सर प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी केस में लॉस एडजस्टेबल नहीं होता, लेकिन सिक्योरिटी के केस में लॉस आ जाए तो सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन के साथ ही एडजस्ट होता है, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो हाँ अदर कैपिटल एसेट की बात करेंगे तो देखेंगे गेन आया या लॉस आया। गेन आया तो एनटीआर के तौर पे टैक्स होगा, लेकिन अगर लॉस आया तो मजीद देखेंगे कि ये आर्ट रिलेटेड आइटम तो नहीं है। क्योंकि अगर आर्ट रिलेटेड आइटम होगी तो इसका लॉस एडजस्टेबल, अगर ये आर्ट रिलेटेड आइटम नहीं होगी तो ये वाला लॉस एडजस्टेबल होगा अगेंस्ट कैपिटल गेन, और अगर एडजस्ट ना हो सका तो 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड। तो भाई ये सारी कैपिटल गेन की स्टोरी थी, मैंने आपके सामने रख दी। अब एक बार जरा कैपिटल गेन वाला चैप्टर देख लें, कुछ रह तो नहीं गया। पेपर से एक दिन पहले आपको आधा घंटा ही चाहिए रिवाइज करने के लिए, लेकिन आज के दिन आधा घंटा नहीं चाहिए। आज के दिन आपने बैठना है, आपने पूरा इसको गो थ्रू करना है चैप्टर को, और उसके बाद जो असल काम है वो क्या है, सारे सवाल करने हैं पहले E1 से लेके एंड तक, और उसके बाद सारे पास पेपर करने हैं। इस पे लगना है टाइम। लेकिन ये वाली मेहनत अगर आपने इन 7 दिनों में साथ के साथ कर दी, ऐसी की तैसी टैक्स कहीं नहीं जाता। और अगर आप सिर्फ बैठ के कह रहे हैं कि सही पढ़ा दिया सर, आते हैं इनको थोड़ा थोड़ा, मैंने गौर किया है, वो अगर आप तबसरा मूड में हैं
या इस मूड में कि सर ने सही पढ़ाया, या इस मूड में कि जो पढ़ाया वो आधे घंटे में मैं भी आधा घंटा लगा के इसको देख लूं, तो सर नहीं, पेपर आपने देना है। आपने ये सारे सवाल करने हैं। हाँ, सवाल करते हुए कहीं पर फंसे तो मुझे जरूर आके बताएंगे सर ये वाला चीज नहीं हुई या ये चीज नहीं समझ आई, मैं हाजिर हूं। सर समझ आ रहा है, बट काम क्या है? मेन काम है आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिए हैं, अब आपने क्या करना है? खुद उसको प्रैक्टिस करना है। मैंने ये जो मास्टर शीट आपको दी है, अगर ये आपकी खोपड़ी में हो तो निकाल लें कोई सवाल जो पिछले 50 सालों में आए, मुझे भी बताएंगे सर ये वाला सवाल कैसे करना है। सिर्फ इस माइंड मैप से ही आप हर चीज कवर कर सकते हैं। तो सर चीज़ों को कवर करना है, मेहनत करनी है, इंशाल्लाह बहुत स्मूथली टेक्स्ट हो जाएगा। डन हो गया सर जी? थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।